हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ पॉलीमर। इसके पहले के लेक्चर में हमने पॉलीथीन के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पे हमने एलडीपी एंड एचडीपी के बारे में स्टडी किया था, दैट इज़ लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में स्टडी किया था। अभी हमें स्टडी करना है टेफ्लॉन। तो केमिकली टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है, ठीक है। मतलब केमिकली टेफ्लॉन का नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। और वो हम बनाते कैसे, आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट्स अ इथिलीन मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ के दो हाइड्रोजन हम फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, यहाँ के भी हाइड्रोजन हम फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू CF2 डबल बॉन्ड CF2, दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्रा। क्योंकि ये दो फ्लोरीन, इस साइड के दो फ्लोरीन, इस साइड के दो फ्लोरीन, इसको मिला के 4 फ्लोरीन हो गए, तो इट इज कॉल्ड द टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। और हमने इसको इथिलीन से प्रिपेयर किया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ओके, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज कॉल्ड द टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। तो ये केमिकल नेम है टेफ्लॉन का, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन? इट्स अ पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इट्स अ केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन, ठीक है। तो आपकी ये पहली लाइन होगी, केमिकली टेफ्लॉन इज अ पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2, एंड द मोनोमर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ओके, अब आपका जो टेफ्लॉन है वो क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। इसका मतलब इसमें जो हम मोनोमर यूज़ करने वाले टेफ्लॉन के प्रिपरेशन के लिए वो कौन सा रहेगा? टेट्राफ्लोरोइथिलीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये मोनोमर आपको यूज़ करना है किसके प्रिपरेशन के लिए? टेफ्लॉन के प्रिपरेशन के लिए आपको CF2 डबल बॉन्ड CF2 यूज़ करना है, एंड विच इज़ अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर। वो क्या है? गैस है एट अ रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो केमिकली टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन उसको बोलते हैं हम, ठीक है। और इसमें जो हम मोनोमर यूज़ करते हैं वो कौन सा मोनोमर है? दैट इज़ टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसको हम बोलते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। और ये मोनोमर का यूज़ करके हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन मतलब टेफ्लॉन को प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर। ये जो टेट्राफ्लोरोइथिलीन है CF2 डबल बॉन्ड CF2, वो क्या होता है? गैस होता है एट रूम टेम्परेचर पे, और उसका यूज़ करके हम टेफ्लॉन को प्रिपेयर करते। सो टेट्राफ्लोरोइथिलीन दैट इज टेफ्लॉन इज पॉलीमराइज बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर। हम टेट्राफ्लोरोइथिलीन के पॉलीमराइजेशन के टाइम पे फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज़ करते, सच एज अ हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर अमोनियम परसल्फेट एट अ हाई प्रेशर, ठीक है। ये जो हम टेफ्लॉन प्रिपेयर करते या फिर टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको जब हम पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है, वो किसके प्रेजेंस में करते हैं? बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर सच एज हाइड्रोजन परऑक्साइड ये इनिशिएटर यूज़ करते, या फिर अमोनियम परसल्फेट एट अ हाई प्रेशर यूज़ करते एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, किसके लिए? फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, टू गेट अ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन मिलवाने के लिए हम टेट्राफ्लोरोइथिलीन मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2 को पॉलीमराइज करते हैं बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर सच एज हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर अमोनियम परसल्फेट एट अ हाई टेम्परेचर। और जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपको देखो रिएक्शन सिंपल दिख रही होगी। अब यहाँ पे रिएक्शन में देखो, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CF2 यूज़ किए, मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2 हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, n नंबर ऑफ यूज़ किए। सपोज अगर मैंने यहाँ से अगर 3 मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, तो ये आपका एक CF2 डबल बॉन्ड, ये आपका दूसरा CF2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर उसके बाद ये आपका तीसरा CF2, ठीक है, और इसके बाद ये आपका तीसरा CF2। ऐसे आपको CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेने हैं, ठीक है। और जब आप इस CF2 को जब एक साथ जॉइन करते हो, इसका पॉलीमराइजेशन करते हो, ठीक है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब यहाँ का बॉन्ड जो है वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट होता है, एंड व्हाट वी गेट, और यहाँ पे पीछे से भी एक बॉन्ड आएगा, इवन यहाँ का बॉन्ड आगे में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या? बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, फिर सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एंड बॉन्ड यहाँ पे होगा कंटिन्यू। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो CF2 यूनिट है वो आपको पूरे चेन में क्या मिलेगा? रिपीट होते हुए दिखेगा। इसलिए हम जब जब आपको CF2 मॉलिक्यूल जब इतनी बड़ी चेन मिलती है तो आप उसको उतना लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो यूनिट पूरे चेन में रिपीट होता है उसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे पूरे यूनिट में कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है?
CF2 बॉन्ड CF2 ये वाला यूनिट रिपीट हो रहा है और पूरे चेन में वो दोनों साइड से रिपीट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। इसमें जो बॉन्ड है वो आधा अंदर और आधा बाहर है, और बाय एन उसके इसमें लिखना है आपको। इसका मतलब क्या होगा CF2 बॉन्ड CF2, इसका मतलब क्या होगा वहाँ पे कि यहाँ पे CF2 के बहुत सारे CF2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन होके आपको टेफ्लॉन मतलब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का मॉलिक्यूल मिलता है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ CF2 मतलब CF2 बॉन्ड CF2 देना है, और आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिससे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएंगे और डबल का सिंगल होगा, जहाँ पे बॉन्ड नहीं वहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आपकी CF2 की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। बट आप इतनी बड़ी चेन तो लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इन दैट केस क्या करेंगे कि जो यूनिट वहाँ पे रिपीट होता है वो यूनिट हम लिखेंगे, और वो यूनिट लिखने के बाद वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, और आधा बॉन्ड अंदर और आधा बॉन्ड बाहर। इसका मतलब ये चेन इस साइड से भी कंटिन्यू होगी, ये चेन इस साइड से भी कंटिन्यू होगी, और ये वाला जो यूनिट है पूरे चेन में रिपीट होते मिलेगा। एंड दैट इज़ नथिंग बट द टेफ्लॉन, दैट इज़ नथिंग बट द पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। किससे बनाया है उसको हमने, किस मोनोमर को यूज़ किया हमने, टेट्राफ्लोरोइथिलीन को हमने यूज़ किया हुआ है। ओके, देन उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज़ देखो कि टेफ्लॉन इज टफ, केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय द करेसिव रिएजेंट। टेफ्लॉन जो है वो टफ होता है, ठीक है। टेफ्लॉन कैसे होता है, टेफ्लॉन ये टफ होता है, केमिकली इनर्ट होता है एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय द करेसिव रिएजेंट। मतलब ये जो टेफ्लॉन मटेरियल है वो केमिकली इनर्ट होता है, मतलब केमिकल्स के साथ वो इजीली रिएक्ट नहीं होता, टफ होता है, और हीट को वो अवॉइड करता है, हीट की वजह से हीट को वो रेजिस्ट करता है, हीट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। और अटैक बाय द करोजिव रीजन, और रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द करोजिव रीजन का अटैक भी उसके ऊपर इजीली होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, CF बॉन्ड जो होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। और जो हमारे जो टेफ्लॉन में जो CF और F के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। उसको ब्रेक करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द करोजिव अल्कली एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। इसके वजह से क्या होता है कि करोजिव अल्कली, जो अल्कली मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप की जो अल्कली होती है वो उसको हम बोलते हैं करोजिव अल्कली। तो ये करोजिव अल्कली उसके ऊपर अनअफेक्टेड होती है, मतलब करोजिव अल्कली का उसके ऊपर, किसके ऊपर, टेफ्लॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि टेफ्लॉन में जो CF बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए। इसके वजह से उसके ऊपर करोजिव अल्कली का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट कर नहीं पाते। समझ में ये सब क्यों होता है, बिकॉज टेफ्लॉन में जो CF बॉन्ड होता है वो CF बॉन्ड कैसा होता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्गर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। उसको डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करना, और ठीक है। इसके वजह से करोजिव अल्कली जो है उसके ऊपर अनअफेक्टेड होती है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। इवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट करता नहीं है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी अनअफेक्टेड होता है, एंड करोजिव अल्कली भी उसके ऊपर अनअफेक्ट होती है। किसके ऊपर, टेफ्लॉन के ऊपर। ओके, देन उसके बाद देखो टेफ्लॉन के यूजेस। तो टेफ्लॉन इज यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, ऑयल सील्स एंड गास्केट्स एक्सेट्रा। टेफ्लॉन कहाँ पे यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन को हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर, जो हम जनरली हम जो यूज़ करते हैं अपने किचन में, नॉन स्टिक टाइप के कुकवेयर। तो नॉन स्टिक टाइप के कुकवेयर बनाने के लिए हमें कौन यूज़फुल होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को यूज़ करके हम नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं, ठीक है। ऑयल सील्स, जो ऑयल को सील करने के जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कंटेनर के जो कंटेनर के जो सील्स होते हैं ऑयल कंटेनर के, तो वो बनाने के लिए भी हम टेफ्लॉन को यूज़ करते हैं। इवन गास्केट्स, बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं हमारे डेली लाइफ के, हमारे डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी थिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें टेफ्लॉन का यूज़ होता है। तो टेफ्लॉन इज़ यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ऑयल सील्स एंड गास्केट्स, इसमें हम उसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। हमें किसका प्रिपरेशन करना है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम इन शॉर्ट में बोल सकते हैं पैन, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को हम क्या बोलेंगे, पैन बोलेंगे, ठीक है। PAN, पैन, दैट इज़ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ओके, अब ये एक्चुअली हम इसको
ऑर्लॉन भी बोलते हैं। ये जो पैन है उसको एक और नाम है, उसको हम ऑर्लॉन भी बोलते हैं, उसको हम एक्रिलन भी बोलते हैं। तो ये भी नाम उसके आपको याद रखना है। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल को हम पैन बोलते, PAN, दैट इज़ पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। दूसरा है ऑर्लॉन, उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्लॉन भी बोलते हैं, उसको हम एक्रिलन भी बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे polyacrylonitrile is prepared by adding polymerization of acrylonitrile by using peroxide initiator। polyacrylonitrile को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन से, मतलब हम पॉलीमराइजेशन करते कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक साथ ऐड करके। अब किसके मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है हमें यहाँ पे हमें एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है और ऐड करके उसका पॉलीमराइजेशन करना है, वो भी बाय यूजिंग व्हाट, पेरोक्साइड इनिशिएटर। तो पेरोक्साइड इस इनिशिएटर के प्रेजेंस में हम नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे ऐड करके, और ठीक है, और किसका यूज़ करके, पेरोक्साइड इनिशिएटर का यूज़ करके हम एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल्स को एक साथ ऐड करके उसका पॉलीमराइजेशन करके हम क्या बनाएंगे, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि एक्रिलोनाइट्राइल का दूसरा नाम क्या है। एक्रिलोनाइट्राइल में ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब डबल बॉन्ड के ही कार्बन को अगर कोई ग्रुप अटैच करते हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच है तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम विनिल और इसका नाम है साइनाइड। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, विनिल साइनाइड। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के ही कार्बन का एक हाइड्रोजन कम करके वहाँ पे अगर हम एक दूसरे ग्रुप को अटैच करते हैं दैट इज कॉल्ड अ विनिल। यहाँ पे भी हमने क्या किया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है इथिन, तो इथिन का ही मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड के कार्बन का ही मैंने, ये डबल बॉन्ड का कार्बन इसी का एक हाइड्रोजन कम करके इसके पे मैंने क्या अटैच किया, CN अटैच किया, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ विनिल ग्रुप एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ साइनाइड। सो इट्स कॉल्ड एज अ विनिल साइनाइड। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक नाम है एक्रिलोनाइट्राइल और दूसरा उसका नाम है विनिल साइनाइड। तो ये भी आपको याद रखना है, विनिल साइनाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा नाम क्या है मैंने जो भी बताया, इट इज़ एक्रिलोनाइट्राइल, ये तो आपको पता ही है। इसका दूसरा नाम है विनिल साइनाइड। ओके, किसका नाम है, एक्रिलोनाइट्राइल का दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या है, विनिल साइनाइड। अब इस विनिल साइनाइड का जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तब क्या होगा कि यहाँ पे इस विनिल साइनाइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ ऐड होके पॉलीमराइजेशन होके आपको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ विनिल साइनाइड के मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन। अब ज्वाइन कैसे होंगे, देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिया, जैसे हम लिखते हैं, ये आपका दो मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर अटैच कौन है, एक CN का मॉलिक्यूल अटैच। ओके, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। आप यहाँ पे नंबर ऑफ है तो हम कितने भी ले सकते हैं। सपोज मैंने अगर तीन लिए तो एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर मैं दूसरा मॉलिक्यूल देखती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके ऊपर अटैच है CN। ठीक है, अब दो ही मॉलिक्यूल कंसिडर करें, ज़्यादा कंजस्टेड हम नहीं करेंगे। इसके बाद आपको पता है तीसरा मॉलिक्यूल भी मैंने लिया तो इसके बाजू में भी क्या आएगा, CH2 आएगा, डबल बॉन्ड CH आएगा, तो स्क्रीन के बाहर जाता है। तो ठीक है, मैं दो ही मॉलिक्यूल के बारे में बताती हूँ आपको। आप कितने भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, वहाँ पे N दिया है, मतलब वी टेक्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप सपोज अगर मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए वहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि जब आप इस मॉलिक्यूल को ज्वाइन करोगे तो आपको पता है कि इसके सामने भी मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं। ठीक है, इसके सामने भी मॉलिक्यूल्स आने वाले, इसके पीछे से भी मॉलिक्यूल्स आपको, इसके पीछे से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके पीछे से भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने वाला, आपको ये पता है। ठीक है, अब क्या होगा कि पीछे वाले मॉलिक्यूल का आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो पहला मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, इस पहले मॉलिक्यूल के पीछे भी एक मॉलिक्यूल है, तो वहाँ से आपका एक बॉन्ड आएगा, मतलब वहाँ से बॉन्ड जो है वो कहाँ पर आएगा, पीछे से बॉन्ड ज्वाइन करने के लिए आएगा, जो मैंने आपको एरो से शो करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बॉन्ड सपोज मैंने यहाँ पे बॉन्ड, पीछे से यहाँ पे एक बॉन्ड आया जो कार्बन के साथ अटैच है। ये बॉन्ड अगर पीछे से बॉन्ड अगर यहाँ पे आता है तो ये वाला बॉन्ड ये दो मॉलिक्यूल के बीच में चला जाएगा, मतलब डबल का सिंगल होगा, जहाँ पे बॉन्ड नहीं वहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये दोनों का जॉइनिंग हो जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड आगे वाले मॉलिक्यूल के बीच में जाएगा, तो यहाँ पे आगे वाला मॉलिक्यूल इसके साथ जॉइन हो जाएगा। फिर आगे वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, उसके आगे वाला बॉन्ड इसके आगे शिफ्ट होगा। ऐसे करके नंबर ऑफ विनिल साइनाइड के मॉलिक्यूल, मतलब एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल एक साथ जॉइन हो जाएंगे। सो व्हाट इज ये, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, मैंने छोटा ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बॉन्ड कंटिन्यू है, इसलिए आप लोग यहाँ पे
अभी तो स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ नहीं करेंगे, हम बाद में स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका देखते हैं, आपको बताती हूँ एग्जैक्टली उसमें क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CH2 डबल का हो जाएगा सिंगल, CH उसके ऊपर अटैच है CN। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड नहीं था तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, देन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, फिर से CH2, फिर डबल का बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमने ट्रांसफ़र कर दिया आगे के मॉलिक्यूल के बीच में, तो हो जाएगा सिंगल, फिर आपका CH उसके ऊपर आपका अटैच है CM, और ये बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे फिर से बॉन्ड कंटिन्यू। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एक साथ जॉइन होते जाएंगे, इट फॉर्म्स पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, मतलब हमने नंबर ऑफ़ एक्रिलोनाइट्राइल को जॉइन करके पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को फॉर्म किया है। अब आपका मतलब यहाँ पे आपकी जो चेन बनी है उसमें क्या होगा कि आपको देखो ये वाला यूनिट फिर से रिपीट होते हुए मिला, फिर से हम आगे जाएंगे तो यही यूनिट फिर से रिपीट होगा, मतलब आपको इतनी बड़ी चेन लिखने की जरूरत है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज मैंने एक, मतलब आपका ये रिपीटिंग इतना यूनिट रिपीट होते जाएगा पूरे चेन में। ये जो यूनिट है यहाँ पे रिपीट हो गया, फिर से यहाँ पे रिपीट होगा, फिर से आगे जाएगा तो फिर से रिपीट होगा, मतलब CH2 बॉन्ड CH ये जो यूनिट है वो आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि मतलब उसको आप कैसे लिखोगे, आप उसको इतनी बड़ी चेन ड्रॉ ना करते हुए हम उसको सिंपल कैसे लिखेंगे कि जो यूनिट आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए मिलता है, ठीक है, उस यूनिट को हम लिखेंगे। जैसे ये वाला यूनिट, मैंने पहला यूनिट सिलेक्ट कर दिया क्योंकि ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी इसको सपोज इरेज कर दिया, ये एक यूनिट को हटा दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये यूनिट और ये यूनिट सेम ही है, तो ये यूनिट आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होते मिलेगा। ये इसके बाद क्या करेंगे कि जो एक यूनिट है उसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या कि बॉन्ड आधा अंदर है आधा बाहर है, मतलब ये चेन इस साइड से भी कंटिन्यू होता है। ये जो यूनिट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये यूनिट इसके बाद भी कंटिन्यू होगा और पीछे भी कंटिन्यू, आगे भी कंटिन्यू होगा और बाद में भी कंटिन्यू होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय। इसका मतलब इस पूरे पॉलीमर में नंबर ऑफ CH2 बॉन्ड CH के मॉलिक्यूल कंटिन्यू आपको मिलेंगे, एंड दैट इज़ नथिंग बट द पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब उसको हम N से रेफर कर दिया, मतलब N नंबर ऑफ यूनिट इसमें जॉइन है और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, एक बड़ी चेन बन रही है, दैट इज कॉल्ड द पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्योंकि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से एक साथ इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, 1000 या मिलियन से तो आप लिख पाओगे नहीं, इसलिए हम जो यूनिट रिपीट होता है वही यूनिट को लिखते हैं और उसमें ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, ब्रैकेट के बाद N लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो यूनिट है हमने जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, वो यूनिट पूरे ये जो यूनिट है वो बहुत सारे नंबर्स में अंदर प्रेजेंट है, वो एक साथ जॉइन है और वो चेन दोनों साइड से कंटिन्यू होती है और आपको एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा पॉलीमर मिलता है, दैट इज अ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट मिला। ये हो गया आपके एक्रिलोनाइट्राइल के प्रिपरेशन के बारे में। नाउ उसके बारे में देखो क्या कौन सी चीज़ दी है कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल रिसेम्बल्स ऊल। ये जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है वो किसे रिसेम्बल करता है, ऊल से रिसेम्बल करता है, ठीक है, एंड यूज एज अ ऊल सब्स्टिट्यूट। उसको हम ऊल के सब्स्टिट्यूट के जगह पे यूज़ करें, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऊल, मतलब प्योर ऊल यूज़ ना करते हुए हम ऊल का सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर मेकिंग द ऑर्लॉन और एक्रिलन, ऑर्लॉन और एक्रिलन क्या है, इट्स अ आर्टिफिशियल ऊल, ठीक है। ऑर्लॉन और एक्रिलन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऊल बोलते। क्लियर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऊल। तो आर्टिफिशियल ऊल को बनाने के लिए हम इस पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को यूज़ करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ ऊल हम इस आर्टिफिशियल ऊल को यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऊल का सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मतलब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, ये उसको हम ऑर्लॉन भी बोलते हैं, उसको हम एक्रिलोनाइट्राइल भी, ठीक है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को हम क्या क्या बोलते हैं, एक ऑर्लॉन भी बोल सकते हैं, उसको हम एक्रिलन भी बोल सकते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं एज अ आर्टिफिशियल ऊल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ऊल। मतलब इंस्टेड ऑफ ऊल आप ये ऊल का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हो। अगर ऊल नहीं है आपके पास प्योर ऊल, तो उसके जगह पे हम ये जो ऊल का सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज़ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज़ पैन, दैट इज़ ऑर्लॉन, दैट इज़ एक्रिलन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पॉली एक्रिलोनाइट के बारे में, ठीक है। डू यू नो Orlon is used to make a blanket, shawls, sweater, shirts and sweat shirts and sweater। आपको पता है कि ऑर्लॉन जो है वो आर्टिफिशियल ऊल है, मैंने अभी इसके पहले कहा था, दैट इज़ नथिंग बट द पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और वो ब्लैंकेट बनाने के लिए, शॉल्स, स्वीट शर्ट्स और स्वेटर्स बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और वो क्या है,
इट्स अ सब्सटीट्यूट ऑफ ऊल, ऊल का वो सब्सटीट्यूट है, मतलब इंस्टेड ऑफ ऊल उसको हम यूज़ कर सकते हैं ना। पॉलीअमाइड पॉलीमर, देखो पॉलीअमाइड पॉलीमर आर जनरली नोन एज अ नाइलॉन्स, ठीक है। पॉलीअमाइड पॉलीमर को हम जनरली क्या बोलते हैं, नाइलॉन्स बोलते हैं, ठीक है। पॉलीअमाइड पॉलीमर जनरली कॉल्ड एज अ नाइलॉन्स, ठीक है। जो पॉलीअमाइड पॉलीमर होते हैं, अब पॉलीअमाइड मतलब क्या कि जिसमें अमाइड का लिंकेज होता है और उसमें बहुत सारे अमाइड के लिंकेज होते हैं। अमाइड मतलब इसका इज़ नथिंग बट द CO बॉन्ड NH, इसका लिंकेज होता है जिसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। और इस अमाइड लिंकेज के वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर, और उसको जनरली हम बोलते हैं नाइलॉन्स, ठीक है। पॉलीअमाइड पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, जनरली नाइलॉन्स बोलते हैं। नाइलॉन इज़ अ जेनेरिक नेम ऑफ द सिंथेटिक, नाइलॉन क्या है, ये जेनेरिक नेम है, ठीक है। नाइलॉन इज़ अ जेनेरिक नेम ऑफ द सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बिटवीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइअमाइड, ओके। इसमें दिया है कि नाइलॉन क्या है, ये जेनेरिक नेम है, किसका जेनेरिक नेम है, सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड का ये नेम है, ठीक है। दैट्स अ जेनेरिक नेम। तो नाइलॉन इट्स अ जेनेरिक नेम ऑफ सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड, ठीक है। लीनियर पॉलीअमाइड वो भी कैसा, सिंथेटिक है, जिसको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड का जेनेरिक नेम है नाइलॉन, ठीक है। और पॉलीअमाइड क्यों बोला, आपको पता ही है, क्योंकि वो अमाइड लिंकेज, उसमें बहुत सारे अमाइड के लिंकेज बनते हैं और लीनियर फैशन में अरेंजमेंट होता है, लीनियर मैनर में वो चेन बनती है, ठीक है। और वो सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, इसलिए दे आर कॉल्ड एज अ सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड, ठीक है। इट्स अ जेनेरिक नेम ऑफ नाइलॉन, ठीक है। देन अब ये जो नाइलॉन होते हैं वो हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं, बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ कंडेंस होते हैं विद द रिमूवल ऑफ सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दे जॉइन टू फॉर्म्स अ पॉलीमर, सो दैट इट्स कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये जो नाइलॉन है वो कैसे बनते हैं, किसके कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बिटवीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइअमाइड, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और जिसमें दो अमीन ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है और वो होके आपको नायलॉन का फॉर्मेशन मिलता है। उसके या फिर उसके अलावा हम कैसे बना सकते हैं नायलॉन को, बाय सेल्फ कंडेंसेशन, हम सेल्फ कंडेंसेशन से भी उसको बना सकते हैं। अब सेल्फ कंडेंसेशन मतलब क्या, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कंडेंसेशन होता है। अब और वो कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब कि उसी में अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसी में एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक ही कंपाउंड में एसिड और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनके बीच में ही कंडेंसेशन होके अमाइड का पॉलीमर फॉर्म होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर और में इसी को दिया है कि और दूसरा तरीका अगर बोलना है हमें सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड का, तो उसको हम बोलेंगे और बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टिक। आपको पता है कि कोई बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं, बहुत सारे मोनोमर ऐसे होते हैं जो साइक्लिक फॉर्म में होते, तो हम क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ साइक्लिक फॉर्म्स को हम रिंग को उसके ओपन करके उसको ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। या फिर एक ही कंपाउंड के अंदर अमाइनो और एसिड ग्रुप है, उसका हम सेल्फ कंडेंसेशन करके कंपाउंड को बनाते हैं। और इन सभी में कौन सा टाइप का लिंकेज होता है, पॉलीअमाइड का, और उसका एग्जांपल क्या है, नाइलॉन, मतलब पॉलीअमाइड पॉलीमर्स को हम जनरली नाइलॉन बोलते हैं, और नाइलॉन ये उसका जेनेरिक नेम है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड पॉलीमर। और वो जनरली किसे मिलता है, बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसका किसका कर सकते हैं, एक तो हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे बिटवीन द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, या फिर हम सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, किसके बीच में, सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे अमाइनो एसिड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शन ग्रुप है तो उसी के बीच में सेल्फ कंडेंसेशन होगा। या फिर हम रिंग को ओपनिंग करके भी पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं और उससे हमें पॉलीअमाइड पॉलीमर मिलेगा, जिसमें बहुत सारे अमाइड के लिंकेज रहेंगे और लिंकेजों के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अमाइड लिंकेज, सो इट्स कॉल्ड अ पॉलीअमाइड पॉलीमर, ओके। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, आपको एग्जाम्पल दिया है, बिफोर दैट एग्जाम्पल के पहले देखिए, पॉलीअमाइड कंटेन CONH, तो मैंने आपको अभी बताया था कि पॉलीअमाइड में लिंकेज कौन सा होता है, पॉलीअमाइड कंटेन द CONH ग्रुप एज द इंटर यूनिट लिंकेज। आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ किससे ज्वाइन होते हैं, अमाइड लिंकेज, और अमाइड लिंकेज हम किसे कौन से ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH, ठीक है, दैट इज CONH। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड और NH, ये कौन सा लिंकेज है, इसको बोलते हैं अमाइड, इसको हम क्या बोलेंगे,
अमाइड लिंकेज, ठीक है। ये कौन सा लिंकेज है? इट्स अ अमाइड लिंकेज, और इसी अमाइड लिंकेज से बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे का ज्वाइन होकर पॉलीअमाइड बनाते हैं। ओके, CONH इज कॉल्ड अ पॉलीअमाइड, CONH इज कॉल्ड अ अमाइड लिंकेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिंकेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर क्या बनाता है? पॉलीअमाइड। ओके, तो पॉलीअमाइड अमाइड हमें इससे मिलता है। देन टू इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स आर, हमें दो इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड पॉलीमर्स पढ़ने। कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉलीमर पढ़ने हैं? एक है आपका नाइलॉन 6 जो इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज नाइलॉन C। तो इस टाइप के दो पॉलीअमाइड पॉलीमर हमें पढ़ने, एक है नाइलॉन 6 पढ़ना है और दूसरा नाइलॉन 6 पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। अब देखो यहाँ पे नाइलॉन 6 को हम कैसे बनाते हैं। अब देखो नाइलॉन 6 में हम जो मोनोमर यूज़ करते हैं वो कौन से? द मोनोमर्स एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमीन। हमारे पास दो मोनोमर्स है नाइलॉन 6 को बनाने के लिए। एक ही आपके पास एडिपिक एसिड है और दूसरा है हेक्सामिथिलीन डायअमीन। ये दो मोनोमर्स आपको यूज़ करना है और उनको आपको मिक्स करना है, एंड मिक्सिंग फॉर्म्स ऑफ नाइलॉन सॉल्ट। सबसे पहले वो क्या देगा? हमें नाइलॉन का सॉल्ट देगा। जब हम एडिपिक एसिड को और हेक्सामिथिलीन डायअमीन को जब हम एक साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? नाइलॉन का सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा? नाइलॉन का सॉल्ट वो फॉर्म करेगा, एंड विच ऑन कंडेंसेशन, और जब नाइलॉन सॉल्ट का कंडेंसेशन हम करेंगे या फिर उसका हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे अंडर अ कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, एंड प्रेशर भी हाई रहेगा। अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स अ पॉलीअमाइड फाइबर। हमें क्या मिलेगा? पॉलीअमाइड का फाइबर मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे नाइलॉन 6। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते कि हमें कौन सी टर्म्स याद रखनी है। हमें यहाँ पे दो मोनोमर यूज़ करने, एक एडिपिक एसिड यूज़ करना है, दूसरा हेक्सामिथिलीन डायअमीन यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है? मिक्स करना है। मिक्स करके क्या फॉर्म करना है? नाइलॉन का सॉल्ट बनाना है। फिर नाइलॉन सॉल्ट का हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे, मतलब एक छोटा सा मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक साथ ज्वाइन करके पॉलीमराइजेशन करेंगे। दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा एंड प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, एंड गिव द पॉलीअमाइड फाइबर नाइलॉन 6। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? पॉलीअमाइड फाइबर मिलेगा नाइलॉन 6 का, ठीक है। सम पॉलीअमाइड फाइबर ऑप्टेन, दैट इज नथिंग बट द नाइलॉन 6। अब इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली रिएक्शन कैसे होगी। देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका एडिपिक एसिड है सबसे पहले उसका एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एडिपिक एसिड मतलब क्या? मिडल में क्या होता है? CH2/4, ठीक है, और बाद में एक COH ग्रुप है, उसके बाद दूसरा COH ग्रुप है। COH ग्रुप कौन सा होता है? इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो बीच में क्या है? CH2/4 है और दोनों एंड में उसका COH है, दैट इज कॉल्ड एज अ एडिपिक एसिड। दूसरा है हेक्सामिथिलीन डायमीन। नाम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है। हेक्सा मतलब 6, ठीक है। हेक्सा मतलब क्या होता है? 6 मिथिलीन ग्रुप होते हैं और डायमीन मतलब 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और CH2/4। वैसे ही एडिपिक एसिड में CH2/4 मिडल में है और 2 COH जो है वो नीचे है। तो इस तरीके से आपको दो मॉलिक्यूल यूज़ करना है। एक आपको यूज़ करना है एडिपिक एसिड, दूसरा यूज़ करना है हेक्सामिथिलीन डायअमीन। ओके, हेक्सामिथिलीन मतलब वहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथिलीन होते हैं एंड 2 अमीन वहाँ पे अटैच होते हैं। अब इसका क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे, वो भी उन दोनों को हम मिक्स कर देंगे एंड मिक्स करके अब आपको ये भी पता है कि ये दोनों कंपाउंड में एसिड भी है एज वेल एज बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो एसिड बेसिक कांटेक्ट में अगर आता है तो इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एसिड और बेस, एक मॉलिक्यूल का एसिडिक पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल का बेसिक पार्ट एक साथ जब क्लोजर आएंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? नाइलॉन सॉल्ट। अब वो नाइलॉन सॉल्ट बनता कैसे वो देखो यहाँ पे। अब नाइलॉन सॉल्ट कैसे बनेगा? ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में से क्या होगा कि जब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन के आप अगर मॉलिक्यूल ले रहे हो, इसमें नंबर ऑफ दिए बट हम पहले एक की रिएक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? H+ डोनेट करने की, और बेस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H इसको देगा, ठीक है। अगर उसने अपना H+ इसको अगर देगा तो इसमें क्या कन्वर्शन होगा? वैसे ही क्या होगा? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे द अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा। पहले एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथिलीन डायमीन, फिर से एडिपिक एसिड, फिर से हेक्सामिथिलीन डायमीन, फिर से एडिपिक, फिर से हेक्सामिथिलीन,
हेक्सामेथिल डाइमिन, इस टाइप का अरेंजमेंट वहाँ पे होगा। तो आपको याद रखना है कि COH ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप है, इसलिए वो क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा, और NH2 ये बेस है तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब एडिपिक एसिड ये प्रोटॉन डोनर है और NH2 का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे ये एसिड में से H+ जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ वाला ये वाला हाइड्रोजन है वो बाजू वाले के साथ जाएगा, और यहाँ का NH2 उसके बाजू वाले के साथ अटैच होगा। ठीक है, सो आपको मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे अगर मैंने ये H यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया तो व्हाट विल हैपन, आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा देखते नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कहा था आपको यहाँ पे कि यहाँ पे आपका H निकल जाएगा, तो H निकल गया, बचा O-, O C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद CH2/4, देन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे आपको याद रखना है कि एसिड में से H निकलने वाला, तो यहाँ का O एज इट इज़ रहेगा, यहाँ का H एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ का H निकलेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एडिपिक एसिड जो है उसमें एसिड है, तो एसिड की टेंडेंसी होती है H डोनेट करने की, और जो NH2 इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H+। तो क्या करेगा ये एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अपना H जो है वो अमीन ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अगर ये इसमें ट्रांसफ़र हो गया तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से लूज़ हो गया तो हाइड्रोजन रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ H+। ओके, अगर ये H+ है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ का भी हाइड्रोजन बाजू वाला, उसके बाजू में हमें कंसिडर करना कि हमारे पास नंबर ऑफ एडिपिक एसिड और नंबर ऑफ हेक्सामेथिल डायअमीन है, और वो अल्टरनेट अरेंज रहेंगे। एडिपिक एसिड का एक, फिर हेक्सामेथिल, फिर एडिपिक एसिड, फिर से हेक्सामेथिल, फिर से एडिपिक एसिड, फिर से हेक्सामेथिल, ऐसे अल्टरनेट अरेंजमेंट रहेगा, और सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एडिपिक एसिड के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हेक्सामेथिल डायमीन के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहले जब एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल आजू बाजू के मॉलिक्यूल जब एक साथ रिएक्ट होंगे तो एसिड में से H अमीन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा बाजू वाले अमीन के मॉलिक्यूल के साथ, मतलब एक एडिपिक एसिड का हाइड्रोजन बाजू वाले हेक्सामेथिल डायमीन के H के साथ ऐड हो जाएगा। तो जो H+ के फॉर्म में वो यहाँ से निकलेगा, अगर वो H+ के फॉर्म से यहाँ से निकलता तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ का भी H+ इन द फॉर्म ऑफ H+ यहाँ पे अगर निकलता है तो यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होने के वजह से ये जो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आने के वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इवन ये वाला भी जो NH2 है ये भी क्या करेगा, बाजू वाले से H+ गेन कर लेगा, और वो भी क्या कैरी करेगा, प्लस चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, और इसीलिए आपको नेक्स्ट H में आपको दिख रहा होगा कि ये H+ जो है, ये H+ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये H यहाँ पे निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H+, ये यहाँ पे बाजू वाले का H+ ऐड हो गया। ठीक है, और H+ जब ऐड होता है तो हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर की लोन पेयर का यूटिलाइजेशन करके वो बॉन्ड बनाता है। तो हियर ऑल्सो सेम थिंग, यहाँ पे भी H आएगा और लोन पेयर के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और इसके वजह से नाइट्रोजन की एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की डिफिशियंसी होगी। बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जो ये CO है उसमें से H+ निकलने की वजह से CO के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ का H निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H+, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे देखो O C डबल बॉन्ड O CH2/4। ठीक है, ऊपर के मॉलिक्यूल से कंपेयर करो, O- C डबल बॉन्ड O CH2/4, C डबल बॉन्ड O ओनली O है, और ये H को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो NH2 का हो गया NH3, और उसके ऊपर है हमारा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की लोन पेयर बॉन्डिंग के लिए यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की लोन पेयर कम हो जाती है, इसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। ओके, और उसके बाद ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, NH2 था तो NH2 का कन्वर्जन हो गया NH3 में, CH2/6 CH2/6 एज इट इज, और ये NH2 जो है वो भी बाजू वाले के मॉलिक्यूल से H+ काउंट एक्सेप्ट कर लेगा, तो इट ऑल्सो गेट कन्वर्टेड टू NH3+। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ नाइलॉन 6,6 सॉल्ट। ठीक है, मतलब COO में से COH में से H निकलेगा, और वो H निकल के NH2 में ऐड हो जाएगा, इसके वजह से COOH जो है आपका, जो COOH है गेट कन्वर्ट इनटू COO- एंड NH2 गेट कन्वर्ट इनटू NH3+। ओके, और वही आपको यहाँ पे दिया है कि CO- एंड NH3+।
NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपको नायलॉन सॉल्ट मिला, इसको हम बोलेंगे नायलॉन सॉल्ट। इसको नायलॉन सॉल्ट क्यों बोलना है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों भी है। और ये नायलॉन सॉल्ट को जब हम 533 केल्विन पे हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर, तो क्या होगा, वहाँ पे हीटिंग के वजह से वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इस पोर्शन में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। पोर्शन मतलब वाटर एलिमिनेट होगा मतलब क्या कि NH3 में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ का एक ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ के 3 में से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। जब वो H2 के फॉर्म में निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये जो ग्रुप है यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH3, इसका कन्वर्शन जो है वो किस में हो जाएगा, इसका कन्वर्शन जो है C डबल बॉन्ड OOH, ये जो मिडल वाला ग्रुप है इसमें से क्या निकलेगा, H2। मैंने आपको अभी कहा था कि H3 में से H2 और ये ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2। तो बचा क्या, यहाँ का जो O है वो बाजू वाले के साथ निकल जाएगा, यहाँ का H2 वो भी बाजू वाले के साथ, मतलब NH3 में से NH3 में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो वो NH में कन्वर्ट हो जाएगा। COO में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वो CO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मिडल में कौन सा ग्रुप मिलता है, CO में से सिर्फ बचा है CO, NH3 में से बचा है सिर्फ NH, और ये लिंकेज इनके दोनों के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। और इस अमाइड लिंकेज की वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड के और हेक्सामेथिलीन के एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और ऐसे बना के एक बड़ी चेन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीमर एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ नाइलॉन 6, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ओके, देखो यहाँ पे जो हमने नायलॉन सॉल्ट बना उसमें से हमने वाटर रिमूव कर दिया। वाटर रिमूव करने के बाद हमें एक बहुत बड़ी चेन मिलती है जिसमें एक यूनिट अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। अब वो कौन सा यूनिट इस नायलॉन 6 में रिपीट होता है वो देखो, यहाँ पे दिया कि ये जो है ये जो ग्रुप है, 1 सेकेंड, ये जो आपका ग्रुप दिया है C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप आपको यहाँ पे दिया है C डबल बॉन्ड O CH2/4 C डबल बॉन्ड O NH CH2/6 और NH, ये जो ग्रुप है वो ग्रुप अगेन एंड अगेन रिपीट होता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो एडिपिक एसिड का है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हेक्सामेथिलामीन का है, और वो जॉइन करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके वो बना हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है वो आपको पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट होते ही दिखता है। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ एडिपिक एसिड है और नंबर ऑफ़ हेक्सामेथिलीन डायमीन है तो इन दैट केस हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स को आपको लिखना पॉसिबल नहीं। इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 मॉलिक्यूल को यूज़ किया। 2 मॉलिक्यूल का हमने पहले सॉल्ट में कन्वर्शन किया, सॉल्ट से वाटर को रिमूव कर दिया और हमें मिला अमाइड का लिंकेज। ये जो बीच में बना है ये अमाइड का लिंकेज है, एक का C डबल बॉन्ड हो तो दूसरे का NH ज्वाइन होकर वो मॉलिक्यूल बना है, और साथ में वहाँ पे छोटा मॉलिक्यूल दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो गया। और 2 मॉलिक्यूल से ज्वाइन हुआ ये जो यूनिट है वो अगेन एंड अगेन पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट होता है जब हम नायलॉन बनाते हैं, क्योंकि नायलॉन 6 ये पॉलीमर है। और इसमें ये जो यूनिट मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो आपको पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट होते दिखता है। ठीक, कौन सा स्ट्रक्चर, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो यूनिट है ये आपको पूरे नायलॉन 6 के पूरे पॉलीमर में ये अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए दिखेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि आपको बहुत बार उसको लिखने की ज़रूरत है, आप एक ही बार उसको लिखो। देन उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर को बाय ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, आधा बॉन्ड अंदर आधा बॉन्ड बाहर और बाय n लिख लेंगे। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस यूनिट के हैं जो रिपीट होते हुए दिखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट नायलॉन 6। एक बार उसको फिर से रिवाइज करते फटाफट। देखो नायलॉन 6 में हमें क्या लेना है, एडिपिक एसिड लेना है, ठीक है, एडिपिक एसिड लेना है, और दूसरा लेना है आपको हेक्सामेथिलीन डायमीन। आपको एडिपिक एसिड के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं, हेक्सामेथिलीन के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेने हैं, और वो कैसे अरेंज करने, अल्टरनेट मतलब कि एडिपिक एसिड उसके बाद हेक्सामेथिलीन डायमीन, उसके बाद एडिपिक एसिड फिर से हेक्सामेथिलीन डायमीन, फिर से एडिपिक फिर से हेक्सामेथिलीन, इस टाइप का आपको अरेंजमेंट करना है। और जब आप जब इनका पॉलीमराइजेशन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एसिड में से जो एडिपिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और हेक्सामेथिलीन में 2 अमीन ग्रुप है। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आजू बाजू में है, ये आपको कंसिडर करना है। ठीक है, इमेजिन करना कि आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक के बाजू में एक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये एसिड का जो हाइड्रोजन है वो बाजू वाले हेक्सामेथिलीन डायमीन के NH2 ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जिसके वजह से NH2 कन्वर्ट होगा NH3 प्लस में,
और आपका COH कन्वर्ट हो जाएगा CO माइनस में। ऐसे सभी के साथ होगा, मतलब जहाँ जहाँ पे COH है वहाँ पे वो कन्वर्ट होगा CO माइनस में, जहाँ जहाँ पे NH2 वो कन्वर्ट होगा NH3 प्लस में। दैट मीन्स कि आजू बाजू में ये आयन का फॉर्मेशन होगा प्लस और माइनस, दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इस टाइप का आपको सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब COH में से H निकालना है हर एक COH में से, और NH2 में एक हाइड्रोजन को आपको ऐड करना है। तो इट गेट कन्वर्ट इनटू CO माइनस CH2/4 CO, यहाँ से COO माइनस NH3 प्लस CH2 से NH3 प्लस, ऐसा आपको सॉल्ट मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66 सॉल्ट। और ये सॉल्ट को जब हम 533 केल्विन अंडर हाई प्रेशर जब हीट करते हैं, तब इस पोर्शन में से, ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन में से H2 रिलीज होता है। ठीक है, मतलब NH3 में से 2 हाइड्रोजन और COO का 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो बचता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और बस दूसरे पोर्शन का बचता है NH। दैट मीन्स कि वहाँ पे अमाइड लिंकेज बनता है, और बचा हुआ पोर्शन एज इट इज आपको लिखना है, दैट इज फॉर्म्स नाइलॉन 6। और वो जो आपका स्ट्रक्चर 2 मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके बनता है, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, वो आधा अंदर और आधा बाहर होता है। और बाय एन इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म हमने लिखी है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी टर्म लिखी है, ठीक है, इसका इसका मतलब ये होता है कि अंदर का जो यूनिट है वो पूरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिपीट होते हुए आपको दिखेगा। एंड दैट इज नथिंग बट द नाइलॉन 6 जो आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपका नाइलॉन 6 का रिपीटेड यूनिट है, इसलिए आधा अंदर बॉन्ड आधा बाहर बॉन्ड ब्रैकेट ड्रॉ किया बाय एन। इसका मतलब ये यूनिट आपको पूरे नाइलॉन 6 में रिपीट होते हुए दिखेगा, दैट इज द नाइलॉन 6। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो द न्यूमरल 66 इन द नेम ऑफ दिस पॉलीमर। यहाँ पे जो न्यूमरल है, मतलब नंबर जो है 66 इन द नेचर ऑफ दिस पॉलीमर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, वो किसके लिए स्टैंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए स्टैंड करता है। जो नंबर ऑफ 66 है इन द नेम ऑफ दिस पॉलीमर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द 2 बाईफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, यहाँ पे ये बाईफंक्शनल है। अब ये बाईफंक्शनल इन द सेंस क्या कि वहाँ पे सॉरी, वहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है NH। तो यहाँ पे नंबर 66 इज द इन द नेम ऑफ दिस पॉलीमर स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द 2 फंक्शनल मोनोमर। 2 बाईफंक्शनल मोनोमर में जो कार्बन का नंबर है वो 66 है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हमने हेक्सामेथिलीन डायमंड को हमने देखा तो उसमें भी CH2/6 है, मतलब 6 कार्बन है। एडिपिक एसिड को देखा तो उसमें 2 कार्बोक्सिलिक के कार्बन और बीच में 4 कार्बन, ऐसे मिलाकर टोटल 6 कार्बन होते हैं, इसलिए उसको दोनों 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स है। एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, हेक्सामेथिलीन डायमंड में भी 6 कार्बन है, इसके वजह से इनके नाम के सामने क्या रखा है, 66 ये न्यूमरल रखा है। ठीक है, द न्यूमरल 66 इन द नेम ऑफ दिस पॉलीमर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द 2 बाईफंक्शनल मोनोमर। ये दोनों फंक्शनल बाईफंक्शनल मोनोमर में 6 कार्बन प्रेजेंट है, सो दैट दे आर कॉल्ड एज नाइलॉन 66। ओके, नाउ नाइलॉन 66 is a high molecular mass that is 12,000 to 50,000 यूनिफाइड यूनिट, इतना उसका मास रह सकता है। किसका, जो नाइलॉन 6 है उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो रेंज करता है 12,000 से लेकर 50,000 यूनिट तक। ठीक है, एंड लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, मतलब लीनियर मैनर में सभी मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन होते हैं, एक लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, एक सीधे लाइन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर कंडेंसेशन। क्यों बोला है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होता है, पहले सॉल्ट में कन्वर्जन होता है, फिर सॉल्ट से वाटर निकल जाता है, तो सो दैट इसको बोलते हैं लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। एंड इट पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड इट डज नॉट सोक इन अ वाटर। ठीक है ना, मतलब लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है, इट पजेस अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसकी स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होती है। इट डज नॉट सोक इन अ वाटर इट डज नॉट सोक इन वाटर, मतलब वो वाटर में इट इट डज नॉट सोक इन अ वाटर, वो वाटर में सोक किया नहीं जाता। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शीट। ठीक है, वो शीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज की ब्रिस्टल बनाने के लिए, सर्जिकल सूचर्स जो होते हैं उसके लिए, टेक्सटाइल फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ में भी हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो नायलॉन 6 की प्रॉपर्टीज़ है। इट डज़ नॉट सोक इन वाटर। ठीक है, वाटर में वो सोक नहीं किए जाते। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शीट बनाने के लिए, ब्रशेज़ की जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो बनाने के लिए, सर्जिकल सूचर्स जो होते हैं उसके लिए, टेक्सटाइल में फैब्रिक्स में इसको नायलॉन 6 को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
इट्स ऑल अबाउट द नायलॉन सिक्सेस। अब आपका यहाँ पे नायलॉन सिक्सेस खत्म हो गया। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नायलॉन सिक्स। ओके, अब नायलॉन सिक्स के बारे में हम देख लेते हैं कि नायलॉन सिक्स में एग्जैक्टली क्या होता है। तो नायलॉन सिक्स का जो पॉलीमर है, जैसे नायलॉन सिक्स ये आपका ए पॉइंट हो गया, अब नायलॉन सिक्स ये बी है। अब नायलॉन सिक्स इसमें क्या आपको क्या रहना है, आपको इप्सिलॉन, उसका साइन आपको दिया यहाँ पे इप्सिलॉन, ठीक है। नायलॉन सिक्स को हमें स्टडी करना है और नायलॉन सिक्स में इप्सिलॉन ये आपको साइन दिया हुआ है, ठीक है। इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज़ हीटेड विद द वाटर, ठीक है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन बोलते हैं। ये जो इप्सिलॉन है दैट इज़ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज हीटेड विद द वाटर, उसको हम हीट करते हैं वाटर के साथ, वो भी एट अ हाई टेम्परेचर पे। इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, वो किस में जाता है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में जाता है, टू गिव अ पॉलीअमाइड पॉलीमर कॉल्ड एज अ नायलॉन सिक्स। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है कि नायलॉन सिक्स में हम एक ही मोनोमर यूज़ करते हैं, और वो भी कौन सा मोनोमर है, दैट इज़ अ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, जिसका फॉर्मूला आपको नीचे ड्रॉ करके दिया। आपको जैसे कि वैसे याद रखना है, इस एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को आपको हीट करना है वाटर के साथ एट अ हाई टेम्परेचर पे। इट अंडरगोज अ रिंग ओपनिंग, उस केस में ये जो साइक्लिक एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है उसकी रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। एंड इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, मतलब वो उसका रिंग ओपन होके पॉलीमराइजेशन होता है, पहले रिंग ओपन होगी एंड देन इट number of molecule join to forms the polymer, that means it undergoes the polymerization to give a polyamide polymer called as a nylon 6। मतलब उसमें भी number of molecules जो है वो क्या होंगे, अमाइड लिंकेज से ज्वाइन होंगे। सबसे पहले क्या होगा, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो है, सॉरी इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, और जब उसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसकी रिंग ओपन होती है। ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम के मॉलिक्यूल रहेंगे। जब उसको हीट करेंगे तो सभी की रिंग ओपन होकर वो स्ट्रेट चेन में बन जाएंगे, एंड देन उसके बाद सभी जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीअमाइड लिंकेज, एंड दैट मीन्स इट अंडरगोज अ पॉलीमराइजेशन एंड इट फॉर्म्स अ नायलॉन सिक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। उसमें बहुत सारे, मतलब वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे यूनिट ज्वाइन होकर नायलॉन सिक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या समझ में आया, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को हीट करना है विथ वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद रिंग ओपनिंग होके पॉलीमराइजेशन होगा एंड इट गिव्स अ पॉलीअमाइड पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज अ नायलॉन सिक्स। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन में देखो ये आपका स्ट्रक्चर है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का, इसको याद कैसे रखेंगे, आपका यहाँ पे NH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड, आपको पता है ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट्स अमाइड फंक्शन, इट्स अमाइड लिंकेज। इस अमाइड लिंकेज से पूरी रिंग जॉइन है, ये NH C डबल बॉन्ड हो। फिर यहाँ पे कितने CH2 है, यहाँ पे 5 CH2, ये 2 CH2 हो गए, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, CH2 ये 2 CH2 हो गए। देन उसके बाद CH2 कितने CH2 है, वहाँ पे 5 CH2 है, ठीक है। और एक यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 CH2, तो 1 मोर CH2 इज़ देयर, एंड उसको फिर हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब हमारे पास कितनी CH2 है, 5। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो NH, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास कितने CH2 है, बाई 5। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर इसके पूरे एक रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, उसमें कितने नंबर ऑफ CH2 है, वहाँ पे आपको 5 नंबर ऑफ CH2 है, एक ग्रुप NH और एक ग्रुप C डबल बॉन्ड O है। इसको हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, उसकी रेंज रहेगी 533 टू 543 केल्विन। जब उसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसमें हमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। जब हम उसमें वाटर को ऐड करेंगे, HOH को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा आपके NH के साथ ऐड होने, और आपका ये जो OH ग्रुप है वो जाएगा COH के साथ। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा N। अब मैं पूरे चेन को स्ट्रेट करती हूँ, ये हाइड्रोजन मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये हो जाएगा आपका NH2। ओके, हमारे पास कितने CH2 है, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको डायरेक्टली CH2 बाय 5 या इस पार्ट में ऐड होगा COOH, तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल गया NH2 CH2 बाय 5 COH। अब इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो किस में जाएंगे, कंडेंसेशन में जाएंगे। इनका वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा,
रिमूव होगा, एसिड में से एक H, ओके, और बाजू वाला जो NH2 है उसमें से बाजू वाले NH में से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है, एक O और एक H निकल जाएगा और वहाँ पे फॉर्मेशन होगा NHNCO का, ठीक है। तो एक्चुअली आपको इतना सब कुछ ध्यान में नहीं रखना, आपको सिंपल रिएक्शन याद रखनी है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम ऐसा करते तो पहले वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि बाजू वाला जो COH है, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल रहेंगे, तो बाजू वाला जो COH रहेगा उसका H इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, और इसका H दूसरे NH2 में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि वहाँ पे CO माइनस और NH3+ ऐसे जनरेट होगा, फिर सॉल्ट में कन्वर्जन होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल आप एलिमिनेट करोगे तो इट फॉर्म्स अमाइड लिंकेज, जैसे हमने नायलॉन 6 में किया था वैसे ही, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब एक साथ ज्वाइन होंगे, आप करके देखो, ऐसे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो आपको याद रखना कि COH में से H बाजू वाले NH2 के पास जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, एंड COH का कन्वर्जन होगा COO- में, फिर CO- आजू बाजू में COO-, ठीक है, COO- रहेगा और NH3+ रहेगा। अगर आजू बाजू में C+O और 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएंगे। तो इसमें बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे NH, यहाँ का एक ऑक्सीजन कम कर दो तो बचेगा सिर्फ CO, और यहाँ का 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो बचेगा NH। तो इसमें भी वही लिंकेज बनेगा, अमाइड का लिंकेज। तो अमाइड लिंकेज से सभी मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएंगे, सेम वैसा ही जैसे हमने नायलॉन 6 में किया था। बट आपको अगर इतना भी ध्यान में नहीं रखना, थोड़ा ईजी करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड को क्लीव कर देना और ये रिंग को स्ट्रेट कर देना, बस खत्म, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस ऐसी नहीं जो मैंने अभी बताई थी, वो है जैसे हमने नायलॉन 6 में किया था वैसे ही हम यहाँ पे पहले वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करके NH2 को NH को NH2 में कन्वर्ट करेंगे एंड CO को COOH में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे नंबर ऑफ चेन आजू बाजू में अटैच रहेगी, तो आपको पता ही है कि एक एंड का H बाजू वाले NH2 में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे H जाएगा तो NH3+ होगा और ये CO-। फिर हम नायलॉन मतलब हमारे इसमें चेन में CO- और NH3+ बनेगा। जब हम उसका कंडेंसेशन करेंगे तो CO में से ऑक्सीजन और NH3 के में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C+बॉन्ड और NH, दैट इज अमाइड लिंकेज। और इस तरीके से सब मॉलिक्यूल ज्वाइन होते जाएंगे। बट आपको सिंपल तरीके से याद रखना, तो आपको क्या करना है, सिंपल याद रखना है कि ये जो एप्सिलॉन कैपिटल का स्ट्रक्चर है उसको यहाँ से क्लीव करना है, इसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने का जो भी बचे वो बनेगा उसमें क्या है, NH है, 5 CH2 है आपके पास, गायत्री CH2/5 लिखा, एक C+O है, इसको लिखा और ब्रैकेट ड्रॉ किया, आधा बॉन्ड अंदर आधा बॉन्ड बाहर बाय N, बस खत्म। ये हो गया आपका नायलॉन 6। उसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली प्रोसेस जैसे मैंने इसके पहले बताई, जैसे नायलॉन 6 में होता है वैसे इसमें भी होता है। बस इसमें ये है कि इसको रिंग ब्रेक करने के लिए पहले वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करके NH2 और COH ऐसे 2 एंड मिलेंगे, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आजू बाजू मिलेंगे, तो एक COH के बाजू में दूसरे मॉलिक्यूल का NH2, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का COH, तो तीसरे मॉलिक्यूल का NH2, ऐसे आजू बाजू में आएंगे। उसके बाद तो पता ही है कि COH का H आपके NH2 में ऐड हो जाएगा, तो COOH का कन्वर्शन COO- में होगा, NH2 का कन्वर्शन NH3+ में होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। और जब उसका हम हीटिंग करके कंडेंसेशन करेंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपका C+बॉन्ड और NH का अमाइड लिंकेज सभी मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। बट उससे भी अगर सिंपल याद रखना है तो सिंपल इस बॉन्ड को ब्रेक करके उससे स्ट्रेट चेन को स्ट्रेट चेन में लिख लेना और बाय एन ब्रैकेट आधा बॉन्ड अंदर आधा बॉन्ड बाहर बाय एन लगा के छोड़ देना, दैट इज नायलॉन 6। उसमें कुछ भी कम नहीं करना है, सिंपल इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और सीधा करके लिख देना है, खत्म। NH है, 5 CH2 है और एक CO है और बॉन्ड ड्रॉ करके बाय एन, दैट इज नायलॉन 6। नेम ऑफ नायलॉन 6 इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द मोनोमर यूनिट। और ये नायलॉन 6 नाम क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे इसमें एक ही इप्सिलॉन कैपिटल आइटम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा मोनोमर वहाँ पे है नहीं, एक ही मोनोमर है, दैट इज इप्सिलॉन कैपिटल आइटम, उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम रखा है नायलॉन 6, ठीक है। मतलब इसमें एक ही मोनोमर यूनिट है, कौन सा मोनोमर है वो, इप्सिलॉन कैपिटल आइटम, ये एक ही मोनोमर उसमें है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम दिया नायलॉन 6, ओके। देन ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से लस्टर ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लस्टर, इस नायलॉन 6 की टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज उसका लस्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नायलॉन 6 फाइबर आर यूज
फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कॉर्ड्स, फैब्रिक एंड रोप। इसके वजह से ये जो नायलॉन 6 का जो फाइबर है वो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड, टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं वो बनाने के लिए, फैब्रिक्स जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं उसमें भी हम नायलॉन 6 यूज़ करते हैं। जो बहुत सारे रोप होते हैं अलग अलग वैरायटी के, वो भी हम एप्सिलॉन कैपिटल से बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसको लस्ट्रस होता है, इसकी वजह से नायलॉन 6 से बने हुए जो फाइबर्स है उसको हम यूज़ करते हैं टायर कॉर्ड बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए और रोप को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नायलॉन 6। देन उसके बाद है पॉलिस्टर पॉलीमर। तो देखो पॉलिस्टर पॉलीमर हैव अ ईस्टर लिंकेज। पॉलिस्टर पॉलीमर जो है उसको ईस्टर लिंकेज होता है उसमें, और ईस्टर लिंकेज जो है दैट जॉइन द रिपीटेटिंग यूनिट। मतलब पॉलिस्टर पॉलीमर में इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है? ईस्टर का लिंकेज। वहाँ पे ईस्टर का लिंकेज बनता है और वो ईस्टर के लिंकेज के वजह से बहुत सारे रिपीटेटिंग यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते, या फिर बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ ईस्टर लिंकेज से ज्वाइन होके आपको एक पॉलिस्टर पॉलीमर देते। इसका मतलब ये है कि आप अगर पूरे पॉलीमर से एक रिपीटेटिंग यूनिट लोगे तो उस रिपीटेटिंग यूनिट में भी आपको ईस्टर का लिंकेज मिलेगा। मतलब ये है कि बहुत सारे मोनोमर्स जो है वो एक साथ ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ ईस्टर लिंकेज। देखिए आप बहुत बड़ा पॉलीमर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो यूनिट उस स्ट्रक्चर में रिपीट होता है वही यूनिट हम लिखते हैं, ब्रैकेट ड्रॉ करके दोनों साइड से कुछ कंटिन्यू चेन दिखाते हैं, ठीक है, और बाय एन लिखते हैं। अब वो जो यूनिट हम लिखेंगे रिपीटेटिंग यूनिट, ठीक है, उस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वो उसमें ईस्टर का लिंकेज प्रेजेंट रहेगा, सो दैट दे आर कॉल्ड एज अ पॉलिस्टर पॉलीमर। ओके, अब देखो यहाँ पे कमर्शियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिस्टर फाइबर इज टेरिलिन्स। कमर्शियल लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर पॉलीमर फाइबर कौन सा है? पॉलिस्टर फाइबर इज नथिंग बट द टेरिलिन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डैक्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? डैक्रॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे कमर्शियल स्केल पे जो पॉलिस्टर फाइबर होता है वो कौन सा होता है? टेरिलिन होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम डैक्रॉन भी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड। ये जो डैक्रॉन है या फिर टेरिलिन है या फिर पॉलिस्टर है वो हम कैसे बनाते हैं, किसका पॉलीमराइजेशन करके बनाते हैं? इट इज़ ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल रहता है एंड डाइमिथिल टेरिप्थैलेट। इस कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन के हम उसको बनाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। एक बार फिर से स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पॉलिस्टर पॉलीमर में पॉलिस्टर पॉलीमर जो होता है उसमें लिंकेज किसका होता है? ईस्टर का लिंकेज होता है, और ईस्टर के लिंकेज की वजह से बहुत सारे रिपीटेटिंग यूनिट ज्वाइन रहते हैं। और कमर्शियली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर फाइबर कौन सा होता है? टेरिलिन, ठीक है। कमर्शियल स्केल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर फाइबर जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? टेरिलिन होता है, जिसको हम डैक्रॉन भी बोलते हैं। टेरिलिन, जिसको हम क्या बोलेंगे? डैक्रॉन। कभी कभी आपको एग्जाम में गिव द प्रिपरेशन ऑफ डैक्रॉन या फिर गिव द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन ऐसा भी पूछते हैं डायरेक्टली, या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं गिव द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिस्टर लाइकवाइज। ओके, तो इट इज़ ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वो हमें कैसे मिलता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब कंडेंसेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो सकता है या फिर कोई सिंपल मॉलिक्यूल वहाँ से एलिमिनेट होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे ज्वाइन भी हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब किसका होगा वो? उसमें कौन से मोनोमर यूज़ करते हैं? एक है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है टेरिप्थैलिक एसिड। और ये पॉलीमराइजेशन, ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो भी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। समझ में आया कौन से दो मोनोमर यूज़ करना है? इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड। इन दोनों मॉलिक्यूल का, इन दोनों मोनोमर का कंडेंसेशन होता है, वो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। अब रिएक्शन को देखते कैसे होगा। रिएक्शन देखो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल लिया है। इथिलीन ग्लाइकॉल में CH2 ये दो यूनिट है और साथ में एक CH2 को OH, दूसरे CH2 को OH, ऐसे अटैचमेंट दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको CH2OH बॉन्ड CH2OH, बस इसको स्ट्रेट करके लिखा है OH CH2 OH CH2 CH2 OH, मतलब उसको सीधा करके लिखा है। दो कॉर्नर पे दो OH है, बीच में CH2 दैट्स कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, एक मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर कौन सा है? दूसरे मोनोमर में आपको
टेरिप्थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर लर्न करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्ट्रक्चर ही याद रखना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मिडल में बेंजीन रिंग दी हुई है, बेंजीन रिंग के बाजू में सेम यूनिट है, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे भी है, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी, एच एच। मतलब क्या है कि सिंपल आपको बेंजीन रिंग टेरिप्थैलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिडल में बेंजीन रिंग ऐड करनी है और सबसे एंडिंग में कौन सा ग्रुप अटैच करना है, COOH। ओके, इसमें भी कौन सा ग्रुप ऐड करना है, एक साइड में COH, मतलब दोनों साइड में आपको COH ग्रुप ऐड करना है। मिडल में आपको बेंजीन रिंग लेना है, ठीक है। मिडल में आपको क्या लेना है, बेंजीन रिंग, और उसके दोनों साइड में COH ग्रुप अटैच करना है, इसको टेरिप्थैलिक एसिड। और उसको आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना है उसका इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटालिस्ट। किसके प्रेजेंस में करना है आपको ये, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये करना है, इसलिए आपको ये कैटलिस्ट लर्न करना पड़ेगा। इट्स अ जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये कंडेंसेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 420 to 460 केल्विन पे। अब इसमें होगा क्या इसमें क्या करना है आपको, सिंपल ये जो आपका इथीलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल और टेरिप्थैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, तो देखो इसमें से ग्लाइकॉल में से, इथीलिन ग्लाइकॉल में से OH और इस एसिड में से H, ये निकल जाएगा क्योंकि कंडेंसेशन है, मतलब यहाँ पे एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा। अब आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे अल्टरनेट में, इथीलिन ग्लाइकॉल फिर टेरिप्थैलिक एसिड फिर इथीलिन ग्लाइकॉल फिर से टेरिप्थैलिक फिर से इथीलिन ग्लाइकॉल फिर से टेरिप्थैलिक, अगर आप ऐसा लोगे तो बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल वहाँ से एलिमेंट होंगे। और अगर मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रही हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे याद रखना कि मिडल में क्या होगा कि इथीलिन ग्लाइकॉल का OH और टेरिप्थैलिक एसिड का H, ये H2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। और एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना कि बाजू वाला जो मॉलिक्यूल है, उस बाजू वाली मॉलिक्यूल से यहाँ का H निकलेगा, ठीक है, और एसिड में से क्या निकलेगा, OH। तो वो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। बीच में तो आपको वाटर निकालना, वो कैसे निकलेगा क्या निकलेगा उसके बारे में आपको दिया हुआ नहीं है, बट आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है। कैसा याद रखोगे आप कि इस इथीलिन ग्लाइकॉल में से H और इस एसिड में से OH इन द फॉर्म ऑफ H2 निकल जाएगा। तो हियर सेम थिंग हैपन कि यहाँ पे भी इस इथीलिन ग्लाइकॉल से H निकलेगा, इस इथीलिन ग्लाइकॉल से H निकलेगा, और इस टेरिप्थैलिक एसिड से क्या निकलेगा, OH निकलेगा। तो ऐसे करके यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो बचा हुआ पोर्शन आपको याद रखना कि एसिडिक ग्रुप से आपको इस केस में OH को निकालना है और इथीलिन ग्लाइकॉल से आपको किसको निकालना है, H को निकालना है। बस क्लियर हो गया, ठीक है। मिडल में भी मैंने वही किया कि ये OH से भी H निकाला और एसिड के मॉलिक्यूल से OH, बाजू वाले एंडिंग में भी वही किया कि इथीलिन ग्लाइकॉल से H निकाला। और क्योंकि मॉलिक्यूल कंटिन्यूएशन में होते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल अल्टरनेट अरेंज होते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो 100% बाजू बाजू में तो रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि ये H बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ निकलता है, ये OH उसके बाजू वाले के साथ निकल जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब यहाँ का H और बाजू वाले का OH, ठीक है, यहाँ का OH तो बाजू वाले का H, ऐसे करके ये भी H2 के फॉर्म में निकलेंगे, ये भी और मिडल वाला भी। तो बचा क्या यहाँ पे, ये ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, फिर बीच CH2 फिर CH2 फिर O फिर C डबल बॉन्ड O फिर बेंजीन रिंग फिर C डबल बॉन्ड O, ब्रैकेट ड्रॉ करना है, आधा अंदर आधा बाहर और बाय N लगाना है। तो इट इज़ अ रिपीटेड यूनिट, ये पूरे पॉलीमर में ये यूनिट आपको रिपीट होते हुए दिखेगा, ठीक है। और इसको हमने अब बाय एन लगा दिया, ये चेंज दोनों साइड से कंटिन्यू है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बना आपका, टेरिलिन और डेक्रान का पॉलीमर बना हुआ है। अगर बाय एन नहीं लिखा इसका मतलब पॉलीमर बना नहीं है, वो सिर्फ रिपीटेटिंग यूनिट है, ठीक है। तो आपको बाय एन भूलना नहीं है, ब्रैकेट ड्रॉ करना, बॉन्ड आधा अंदर आधा बाहर शो करना और बाय एन लिखना। इसका मतलब क्या है कि आपका पॉलीमर बन चुका है और उस पॉलीमर में ये जो यूनिट है वो आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए दिखेगा। दैट इज कॉल्ड पॉली ईस्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिलिन और डेक्रान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो लिंकेज है, कौन सा लिंकेज, यहाँ पे ये जो लिंकेज है OC डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। ये कौन सा लिंकेज है, इट इज़ कॉल्ड एज अ ईस्टर लिंकेज। तो इस ईस्टर लिंकेज से नंबर ऑफ, मतलब ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट है जहाँ पे ईस्टर का लिंकेज है, इसका मतलब बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ ईस्टर के लिंकेज से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है पॉलीस्टर। नाउ टेरिलिन has a टेरिलिन has a relatively high melting point, that is 265
टेरिलिन जो होता है उसको रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 265 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स वो केमिकल से रेजिस्टेंट होता है एंड वाटर से भी रेजिस्ट, मतलब केमिकल्स की और वाटर की उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द व्रिंकल फ्री फैब्रिक्स, ठीक है, व्रिंकल फ्री रहता है फैब्रिक्स, वो उसमें व्रिंकल नहीं आते, ठीक है। बाय ब्लेंडिंग विथ कॉटन, जब उसको हम ब्लेंड करते कॉटन के साथ तब वो टेरिकॉट बनाता है। जब उसको उल के साथ ब्लेंड करते टेरिलिन को तो टेरी उल बनाता है। एंड ऑल्सो एज अ ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट में उसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल के जैसे। मतलब टेरिलिन का यूज़ कहाँ पे होता है, हेलमेट बनाने के लिए यूज़ होता है, टेरिकॉट बनाने के लिए होता है, टेरी उल के कपड़े बनाने के लिए होता है, ठीक है। और PET PET इज़ द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज़ अनादर ट्रेड नेम ऑफ द पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर का ट्रेड नेम क्या है, PET। ये थर्मोप्लास्टिक है, मतलब उसको हीट करने के बाद वो रिमॉल्डो रिसाइकल मेल्ट होता है, फिर उसको हम रिमॉल्डो रिसाइकल कर सकते हैं। तो PET ये क्या है, उसका ट्रेड नेम है, ठीक है। किसका ट्रेड नेम है, पॉलिस्टर पॉलीथीन टेरिफ्थालेट। तो ये जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, उसको हम फिर से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, पेट क्या है, इट्स अ मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और उसका ट्रेड नेम वो दिया है पेट। और एग्जैक्टली वो क्या है, पॉलिस्टर पॉलीथीन टेरिफ्थालेट पॉलीमर है, जिसको हम शॉर्ट में पेट बोलते हैं, ठीक है। और वो थर्मोप्लास्टिक टाइप है। इट इज़ यूज फॉर, अब ये कहाँ पे यूज़ करते हैं पेट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स, जाम्स, पैकिंग कंटेनर्स, ठीक है। तो बॉटल्स में, जाम्स में, पैकिंग कंटेनर्स में हम उसको यूज़ करते हैं, किसको, इस पेट को, दैट इज़ पॉलिस्टर पॉलीथीन टेरिफ्थालेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम पेट। तो ये हम यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका पॉलिस्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।